नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम फिर हाजिर एक मुद्दे को लेकर आपके सामने। शायद मोन्टास से आप पूरे विषय को अगर नहीं समझे होंगे तो मैं आपको कुछ कागज भी यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले हमारे साथ जुड़े रहेंगे दो मेहमान दिल्ली और मुंबई से, उनका भी परिचय मैं यहां पर करवाता हूं। हमारे साथ अभय वर्तक जी जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभय जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। साथ में हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं रमेश शिंदे जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ बताने के पहले, कुछ मेरे हाथ में जो कागज है ये सामाजिक संगठनों द्वारा विविध पत्रक जो प्रकाशित किए गए हैं उसको दिखाना चाहता हूं। आज वीडियो और कागज ज्यादा बोलेंगे, मैं कम बोलूंगा। आपके सामने ये कागज है, आप स्क्रीन पर देखिए। ये कागज है, ये मराठी में वैसी खबर है लेकिन हिंदी की भी खबरें आपको दिखाएंगे। लातूर में हिंदू युवती को प्यार में फंसाया इसलिए 2 मुस्लिम युवाओं को अरेस्ट, ऐसा ये खबर है। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, एक एक खबर मेरे हाथ में जो कागज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये आप जरा ध्यान से पढ़िए, मैं दोबारा कहूंगा कि इसको दिखाइए। ये है बहना तुमसे कुछ कहना। अपने बहन को एक पब्लिक अपील करने की नौबत समाज पे आई है, इसलिए ये नाम भी लिखा, युगराज जैन। ये पत्रकार है, कवि है, लेखक है। इन्होंने इस पत्रक को एक समाज के कार्यक्रम में निकाला है। बहना तुमसे कुछ कहना, क्या कहना है आगे बताएंगे। अगला चित्र भी आप देखिए कि क्या है। ये भी है बहना तुमसे कुछ कहना, ये दूसरे जिले का है, भारतीय जैन संगठन। यह है युवती संस्कार सम्मेलन, भारतीय जैन संगठना उत्तर नगर जिला द्वारा आयोजित युवती संस्कार सम्मेलन। और बहना तुमसे कुछ कहना और युवती संस्कार सम्मेलन, ये दोनों चीजें आपस में क्या कोरिलेट करती है, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे। अब आप जो टॉप बैंड स्क्रीन पर आएगा इसको देखिए। क्या ये लव जिहाद है, यह हम आपको पूछ रहे हैं आज के कार्यक्रम में। और मुद्दा और क्लियर होने के लिए आपके सामने मुद्दा क्या है, यह पैकेज। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लव जिहाद क्या है। ये एक ऐसा बम है जिसे अगर समय रहते आपने निष्क्रिय नहीं किया तो हमारे देश के टुकड़े कर देगा और भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस ना दिखने वाले बम की साजिश इतनी खतरनाक है कि उसे समझना आसान नहीं। आतंकवादियों की ये एक नई साजिश है। पहले आतंकवादी बम फोड़ते थे तो वो दिखाई देते थे और उन पर कमांडो काबू पा सकते थे, लेकिन इस लव जिहाद नाम के बम पर कमांडो भी काबू नहीं पा सकते, क्योंकि आतंकी हमारे देश की भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। प्यार का झूठा नाटक किया जाता है, महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है कि उनका पूरा जादू उस लड़की पर हावी हो जाता है। लड़की से शादी करके पहले तो धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर आतंक की कार्रवाई में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अगर लड़की सीधे तरीके से नहीं मानती तो उसे कई तरह की दवाएं खिलाकर और टॉर्चर करके उसके दिमाग पर काबू कर लेते हैं और फिर किसी भयंकर आतंक की घटना के अंजाम के लिए तैयार किया जाता है। इस काम को करने में पूरा खर्च सीमा पार से आता है और उन लड़कों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस काम को करने के लिए वो स्मार्ट लड़कों को चुनते हैं, उसे पूरी ट्रेनिंग व ठिकाने बताए जाते हैं। उन्हें लड़कियों से दोस्ती करने के लिए महंगे मोबाइल, कार सब कुछ दिया जाता है, जिससे वो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। लव जिहाद की शुरुआत प्यार से होती है और इसका खात्मा आतंकवाद पर होता है।
लव जिहाद वैसे तो पूरे देश में अब तक 5000 लड़कियां इसकी शिकार हो चुकी हैं, लेकिन इसके सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक और केरल में सामने आए हैं। देश की पुलिस इन्हें अभी तक पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन पुलिस और कोर्ट दोनों ही इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि ये आपस में भेद और देश में अशांति फैला सकता है, बल्कि उसको फैलाने के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए हम इसको बहुत गंभीरता से आपके सामने लेकर आए हैं। पिछले 2 हफ्ते से सुदर्शन टीवी ने इस विषय पर काम किया और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने उन चीजों को, उन उकसाने वाले चीजों को इससे दूर किया और वो सत्यता आपके सामने लेकर आए हैं, जो सत्यता हमको स्वीकारनी पड़ेगी। क्योंकि बीमारी हमें हुई है, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे लोगों को हुई है। वो अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो हम इससे दूर अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपचार, ऑपरेशन की अगर मांग करता है तो ऑपरेशन जरूरी है। इसलिए आज हम जिहाद के एक ऐसे पहलू का ऑपरेशन आपके सामने करने वाले हैं जिसका आपको साक्षी बनना पड़ेगा। और केवल साक्षी नहीं बनना है, आज आत्मचिंतन करना है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे परिवार की, समाज की, सारे प्रकार के अपने सबको, लोगों को बचाने के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही गंभीरता से देखिए, सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को कि जिसके ऊपर इस लव जिहाद का षड्यंत्र का शिकार हुई वो व्यक्ति है, तो भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। नाम बताना चाहे तो ठीक है, नहीं बताना चाहे तो भी आज के कार्यक्रम में ये छूट है। सबसे पहले चलते हैं मुंबई अभय वर्तक जी के पास। अभय जी, इस मसले पर जो कि अभी हमने ज्यादातर फुटेज दिखाया वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो क्या कहेंगे आप अभय जी? इस गंभीर मुद्दे को आपने उठाया है क्योंकि ये सिर्फ लव जिहाद, जिसमें से जो जिहाद नाम है, ये आतंकवाद का एक स्वरूप है। ये पूरे हमारे राष्ट्र को खत्म करने वाला है। इन आतंकवादियों ने पहले बम विस्फोट किए, बाद में फर्जी नोट इस देश में फैलाए, बाद में केमिकल जिहाद जैसे हमारे युवकों को ड्रग्स में उनको व्यथित किया। अभी ये जो नया मसला सामने आया है, इसका स्वरूप बहुत ही गंभीर है क्योंकि आतंकवादियों ने पहले से देखा है कि हम अगर बम विस्फोट करते हैं तो एक न्यूज छप के आती है, 50 लोग मरते हैं, लोग शायद भूल जाते हैं। लेकिन लव जिहाद का जो समस्या है, जो लव जिहाद का उन्होंने हथियार हाथ में लिया है, वो एक युवती को अगर उस घर से उठा के लेके जाते हैं तो उस घर में रोज बम विस्फोट होता है। ऐसे हजारों युवतियों के घर में वो दिन रात बम विस्फोट का उनका जो षड्यंत्र है, और उसमें दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग सफल हो रहे हैं। ना उसके खिलाफ हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस गंभीरता से इस प्रकार को ले रही है। इस ऐसे गंभीर समय में अगर सुदर्शन चैनल ने इस विषय को उठाया तो मैं सुदर्शन वाहिनी का सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक राष्ट्रीय समस्या को लोगों के सामने लाया। बिल्कुल, ऐसी समस्या को आपने सामने लाया है क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया था और काफी दिन से इस विषय की मांग हो रही थी। लेकिन हमने सोचा कि बाकी टीवी चैनल जैसे इसके ऊपर केवल एक खबर के तौर पर दिखाते और मुद्दे को छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं, हम इसकी स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय, इन 4 भागों में आज चर्चा करेंगे और नतीजे पर आएंगे परिणाम के, उपाय के साथ। हम अब चलते हैं रमेश शिंदे जी के पास। रमेश शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली में आए हुए रमेश शिंदे जी हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता है। रमेश जी, स्थिति क्या है, इस पर पहले नजर डालिए। देखिए, हमारा देश जो है वो जिस तरीके के आज आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, हमारे देश के ऊपर कई सारे ऐसे हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चालू है, कश्मीर जल रहा है, लेकिन जैसे कसाब को हम पहचान सकते हैं, मोहम्मद अफजल को हम पहचान सकते हैं और उनकी सारी टीम को हम पहचान सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में AK-47 होती है, वो बम का विस्फोट करते हैं और उन सबको हम जान सकते हैं। लेकिन जो आदमी आपके घर में घुसता है, प्यार के नाम पर घुसता है, दोस्ती के नाम पर घुसता है और आतंकवाद फैलाता है, तो इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए यह बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या यह बन चुकी है। क्योंकि आज मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि हम हिंदुत्व का काम करने वाली संगठन है तो हम केवल अन्य धर्मियों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में कहते हैं।
मैं यहां पर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि केरल के जो मुख्यमंत्री है अच्युतानंदन, वो कम्युनिस्ट पक्ष के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, मार्क्सवादी है। उन्होंने कुछ दिन पूर्व यह कहा है कि वहां के कुछ संगठन ये प्रयास कर रहे हैं कि केरला के जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी बढ़ा करके केरला को आगे 20 साल में मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए वहां पर लव जिहाद का षड्यंत्र बाकायदा चल रहा है। तो इस षड्यंत्र का जो जानकारी है वो एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने सबके सामने रखी है। आज विभिन्न वर्तमान पत्रों में ये सारी बातें सामने आई है। केवल मुख्यमंत्री ने नहीं रखी है बल्कि कोर्ट ने भी इस चीज को माना है। शायद कर्नाटक कोर्ट ने इस चीज को माना है। कर्नाटक के कोर्ट और केरल के हाईकोर्ट, जिनको हम कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म के हमारे उच्चतम जो विचारधारा है, उन्होंने दोनों जगह पर, केरल और कर्नाटक में दोनों जगह पर इसके बारे में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने के लिए कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इतने सारी हिंदू लड़कियां जो अपने धर्म को छोड़ करके जो इस्लाम धर्म कबूल कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, वो सबके सामने लाया जाए। और इस बारे में जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है उनको रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो केरल के जैसे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री की ये बात है, वैसे ही उच्च न्यायालय ने भी ये बात सामने रखी है। बिल्कुल। तो इतनी खराब स्थिति है और देश में इस विषय पर केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहस नहीं छिड़ी है। लोग छुप छुपाए कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, बहना भाग मत जाना तो कह रहे, लेकिन बहन को जो भगा कर लेके जा रहा है उसका हाथ रोकने की बात नहीं हो रही। हम रक्षाबंधन क्या इसलिए मनाते हैं कि बहन को कहे कि भाग मत जाना? हम भगाने वाले के हाथ तोड़ देने की शक्ति भाई को दे, इसलिए बहन उसको राखी बांधती है। हमें इस कार्यक्रम, ये ऐसी जो भी कार्यक्रम चलाने वाली संगठन है उनको भी समझना चाहिए कि ठीक है, एक अपील तो करनी पड़ती है, लेकिन वो चौकट के अंदर आप करें और चौकट के बाहर तो फिर आप उसको सजा दे जो ये करने वाला है, कर सकता है, करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे जो है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं इस विषय पर, वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जो मसला है वो हिंदुस्तान में जगह अलाउड है कि भाई को एक दूसरे धर्म से कोई अगर प्रेम करता है उसका निकाह हो जाता है, इसको मैं समझता हूँ कि प्रेम जिहाद नहीं है, हो सकता है। बिल्कुल है लोग ऐसे बिल्कुल जो उसको तकलीफ करते हैं। आज मैंने मेरे हाथों से 2 निकाह करवाया हूँ। वो बच्ची आज 2 बच्चों की माँ हो गई है, आज वो मान रही है। बिल्कुल। हम उनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि तय करके षड्यंत्र के तहत ऐसा करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ तो लोग हैं ऐसे। हाँ, कुछ लोग, मैं भी मानूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिन के सारे तमाम, इसको तो नहीं बोला जा सकता है। उसमें जो लिखा है 6 मुस्लिम लोगों का, लातूर में 2 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया गया, ये हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है। आपका नाम? मैं अकोला जिला से साबिर हुसैन बोल रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग आप है ऐसा आप मानते हैं? यहाँ पर साबिर जी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं। अब ये कुछ की संख्या के ऊपर जरूर डिप्रिशिएट हो सकता है, असहमति हो सकती है। वो असहमति ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो साबिर जी जैसे पहल करने वाले लोग हैं उन लोगों ने इस विषय पर ज्यादा जोर और प्रकाश देने की जरूरत है कि जो प्यार का समर्थन करते हैं, कहीं उनके समर्थन के आधार पर कोई देशद्रोही षड्यंत्र तो नहीं करा है। हम चलेंगे यहाँ पर अभय जी वर्तक के पास, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, अभी कॉल आया था, वो भी महाराष्ट्र से था और बात कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? अभी आप देखिए कि इसमें मेरे हाथ में भी है कि ये जो कागज दिख रहा है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हर एक व्यक्ति को वहां पे लव जिहाद का काम करने के लिए 200 रुपए दिन के दिए जाते हैं। उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था की जाती है, उसको अच्छा मोबाइल अवेलेबल करके दिया जाता है, और ये पुलिस के सामने सब चीजें खुल के सामने आई है। अभी मेरे पास एक स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है जिनको कुछ दिन पहले मैं मिला था। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल के बाहर कुछ युवक अच्छी गाड़ियां लेके खड़े रहते थे। उनको शक आ गया कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने उन लड़कों को अपने केबिन में बुला लिया। केबिन में बुलाया तो उन्होंने, उन लड़कों ने मतलब प्रिंसिपल को कहा है कि हमें इस तरह से पैसे मिलते हैं। डर के मारे उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। उस हेडमिस्ट्रेस ने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि जिसके तहत आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि लव जिहाद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि पुलिस और जो सरकार है, प्रशासन है, इसको दबाने के लिए प्रयास करिए। बिल्कुल, आप स्थिति पर अगर प्रकाश डाले हम आबाई जी, तो महाराष्ट्र के कुछ आंकड़े आप बता सकते हैं कि किन शहरों में इसका प्रमाण ज्यादा है और ये कुल मिला के कितना बड़ा षड्यंत्र, कितने लोग इसके शिकार हुए हैं? क्योंकि ये तो ऐसा मसला है कि जिसके बारे में लोग ज्यादातर खुलकर बात नहीं करते। अभी मेरे हाथ में कम से कम 35-40 वर्तमान पत्रों में छपी हुई न्यूज है, जो परभणी से है, संभाजीनगर से है, जिसको बाकी के लोग औरंगाबाद कहते हैं, सोलापुर से है, सांगली से है, पूना से है, मुंबई से है। इतने सारे जगहों से ये सभी बातें सामने आई है। इसमें से एक मुद्दा तो मैं आपको बहुत ही सामने लाकर रखना चाहूंगा। ये परभणी से चीज है, जिसमें एक युवक को 200 रुपए देकर ऐसे ही बहकाकर लव जिहाद के लिए प्रेरित किया गया था। उस युवक ने एक महिला कांस्टेबल के गाड़ी में चलते चलते फोटो निकाले और उस महिला कांस्टेबल को जब ध्यान में आया कि मेरे फोटो का शायद ये कुछ गलत उपयोग करेगा, तो उसने उसका मोबाइल को पकड़ा, उस लड़के को पकड़ा और उस मतलब मवाली जो लड़का था, मुसलमान लड़का था, उसको बहुत पीटा और उसको पुलिस स्टेशन में वो महिला कांस्टेबल लेके गई और वहां पे उस लड़के ने सिर्फ आधा घंटे में 400 मुसलमानों को इकट्ठा करवाया था, जिन मुसलमानों ने उस महिला के पति को और उसको बहुत मारा और उस पुलिस स्टेशन में वो FIR दर्ज करवाया गया, लेकिन किसी भी मुसलमान को पकड़ा नहीं गया। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे पास और एक है, संभाजीनगर की न्यूज है, जिसमें एक मुस्लिम प्रोफेसर है, उसने अपने स्कूल की उसकी विद्यार्थिनी को छेड़ा था, उसके साथ लव जिहाद का प्रयोग किया था, ये भी सिद्ध हो चुका है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें अभी उभर के सामने आ रही है। इसमें दुख की बात है कि हमारी युवतियों को समझ में नहीं आता कि हमको फंसाया जा रहा है। उनको जब भी प्यार के मीठे मीठे बोल सुनाए जाते हैं, उनको अच्छे कपड़े देने की मतलब उनको प्रलोभन दिया जाता है, उसमें हमारी लड़कियां फंस जाती है। ये दुख की बात है कि लड़कियों को ये देखना चाहिए कि हम एक आतंकवाद को सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ प्यार की बात नहीं है, आप आतंकवाद के एक षड्यंत्र का एक भाग बन रही है, एक बलि ठहर रही है। अभी इस समय में युवतियों को सावधान होना पड़ेगा कि इसको आप खुल के देखिए। जैसे हम देखते हैं कि ट्रेन में जाते हैं तो कोई अनजानी चीज रहती है तो हम डर के मारे तुरंत उसके बाद में चौंक जाते हैं, इसको क्या करे, किसकी है। उसी प्रकार से आज इस देश की सभी युवतियों का हमारा आह्वान है कि आप चौंक जाइए। कभी भी अनजान व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ मतलब प्यार के बोलने के लिए शुरुआत करता है, कभी कभी ऐसे भी इतनी सारी घटनाएं सामने आई है जिसमें मुसलमान युवकों ने अपना नाम छुपा कर रखा है, अपना नाम हिंदू बताकर युवतियों को फंसाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है और ये हम चाहते हैं कि लोगों के सामने आए। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। किसी पार्टियों को लगता है कि अपनी वोट बैंक करके आंखें बंद करके रख दिए, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है। नंबर 2, यदि आज हम जागरूक नहीं होंगे तो 20, 25, 50 साल के बाद अपने बच्चों को ऐसा होएगा कि हमारे पूर्वजों को जो संधि मिली थी, जो समय मिला था, उसमें जागरूक नहीं हुए, वापिस हम गुलामी की तरफ धीमे 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 जा रहे हैं। उसके आज के कारण हम खुद है कि हमारा जो धर्म है उसमें जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये सब छोड़ के हम एक छत्र के एकेश्वरवाद में मान के यदि एक होएंगे तो दुनिया की कोई शक्ति हमारी संस्कृति का अस्तित्व मिटाने के योग्य नहीं रहेगी। बिल्कुल, मेरा इतना ही कहना है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कुंदन। कहाँ से बोल रहे कुंदन जी? मैं थाना से बात कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। थाने से कॉल था। थाना का मतलब एक शहर है, महाराष्ट्र का बड़ा शहर है, मुंबई से लगा हुआ है। और एक कॉलर, बोलिए क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए गंभीर मुद्दा भारत की जनता के सामने रखा और देश की सरकार को जगाने का एक प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुदर्शन के इस कदम से भारत की सरकार इस ओर ध्यान देगी। जहाँ अभी कुछ देर पहले एक मुस्लिम भाई ने एक आपत्ति दर्ज कराई थी कि हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता, या पर्टिकुलर किसी समुदाय को लेकर के हम ऐसी बात न करें। मैं उस भाई से भी कहूंगा कि ये किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय का मुद्दा नहीं है, एक भारत की सुरक्षा का, भारत की अस्मिता का मुद्दा है। उसमें कोई भी हो, यदि कोई ऐसा षड्यंत्र करता है तो उसको कठोर उसकी निंदा भी की जानी चाहिए और उसको सजा भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहेगा।
आपके आसपास में ऐसी कोई घटनाओं की जानकारी अगर आप दे सकते हैं? देखिए, हरियाणा में कुछ इलाके ऐसे हैं, जिस तरह मेवात का इलाका है, या फिर कुरुक्षेत्र के पास की मैं बात करूं तो कुछ गांवों में जो गंभीर गरीबी से तंग है, उन परिवारों में ऐसा वर्ग लगातार सेंध लगाता रहता है और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको मजबूर करता है, उनको पैसे का लालच भी देता है और दूसरे तरह के प्रलोभन भी देता है, जिससे उनकी बातों में आकर के वो धर्म परिवर्तन कर जाते हैं। और जब धर्म परिवर्तन कर जाते हैं तो वो फिर उसका नाजायज फायदा उठा करके, क्योंकि वो ना तो फिर वो वापसी उधर जाने का रहता है और उनकी बातों को मान करके वो हर जो ना चाहते हुए कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आप मुझे पीछे देख रहे हैं कि जहां दिल और प्यार का चित्र होता है वहां तो सब कुछ जायज है, ऐसा कहा जाता है। और इसके प्रति हमारे यहाँ पर मन बड़ा लोगों का उदार है। और खास करके भारत में, जहां पर समय के साथ सामंजस्य बनाने के नाम पर कुछ लोग ऐसा गलत फायदा उठाते हैं जो कि धर्म के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप बार बार इस चित्र को देखिए और जो चीजें यहाँ पर चल रही है, दिल में धोखे की खंजीर लगाई जा रही है और दिल को तोड़ा जा रहा है। दिल टूटने तक की किसी व्यक्ति की बात हो तो समझा भी जा सकता है, गलती अकेले ने की है, अकेला भुगतेगा, जिसका हाथ टूटेगा उसके गले में पड़ेगा। लेकिन जब पूरे देश, पूरे समाज और पूरे राष्ट्र के साथ कोई विघातक कृत्य की बात हो तो इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसलिए बिंदास बोल में हम आपको पूछ रहे हैं आज कि क्या लव जिहाद षड्यंत्र है? अब तक कॉलर ने कॉल करके अपनी बात कही है। एसएमएस, ट्विटर और ऑर्कुट, फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। हम वो भी आपको दिखाएंगे एक एक करके, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी लेंगे। और गौरव दुबे राजस्थान से फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे कि जिहाद सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। यूरोप ने तो तलवार से इसका इलाज कर लिया, हमारे देश में इसका कैसे इलाज होगा? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। आज आप ये देखिए कि जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले अभी टीवी पे दिखाया था, हाँ, कोई मिस्टर साबिर है, कौन है, वो कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसी बात आई थी, मुस्लिम नाम शब्द आ जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कश्मीर में इतने हिंदुओं के साथ होता है तो उनको कुछ नहीं हुआ। कल अब्दुल्ला नाच रहा था कल परसों तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज जब ये मुस्लिम शब्द आ जाता है तो उसको उनको बड़ा ऐतराज हो गया है। कश्मीर का कोई किस्सा था, कहीं का भी कोई किस्सा तो ये लोग भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही है। अरे भाई, उसमें अगर किसी भी पक्ष के साथ कोई बात हो रही तो दूसरा तो बोलेगा ही, तो उसमें क्यों ऐतराज होता है? कोई निशाना साध के नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश। कहाँ से बोल रहे वेद प्रकाश जी? मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अभय वर्तक जी के पास चलते हैं, मुंबई, देखते हैं कि अभय जी इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। अभय जी, जिस तरीके से अब तक लोगों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम अब तक अभय जी को मैं खास करके कहना चाहूंगा, दोनों गेस्ट जो भी कि हमारे साथ दिल्ली और मुंबई से जुड़े और दर्शक भी, हम आज के कार्यक्रम में इस समस्या को देखते हुए हम कार्यक्रम का सेगमेंट करें कि स्थिति क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है और उपाय क्या है। अब तक हमने स्थिति की यहाँ पर चर्चा की, अब हम कारणों की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद परिणाम की भी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं अभय वर्तक जी को कहूंगा कि क्या कारण है ये सब होने का? इसमें आप देखेंगे तो अभी जो घटना है तो घटनाओं का प्रमाण बहुत है। जैसे केरल में हजारों घटना, 7-8 हजार घटना तो सामने आई है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। ऐसा कोई भी राज्य बाकी नहीं है कि जहाँ पे लव जिहाद की घटनाओं की समस्या, लव जिहाद की समस्या नहीं है। तो अभी देखना चाहिए कि ये जो मुस्लिम आतंकवादी युवक है इस लव जिहाद के लिए कौन से हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा पैमाने पे आजकल उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें से अमीर घर की लड़कियां इनके जाल में फंसने की जो उनकी चाहत है कि अमीर लड़कियां इसमें फंसे, तो उनकी पहला षड्यंत्र रहता है कि इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, बाद में एसएमएस का उपयोग किया जाता है। बाद में आप देखिए कि जहाँ पे भी जितने भी कॉलेजेस है, स्कूल से, जैसे गाँव में भी ये आज तक लव जिहाद का षड्यंत्र पहुंच गया है। मतलब उन्होंने ऐसा कोई भी सेगमेंट या कोई भी ये नहीं छोड़ा है कि जिसका उन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया। तो अभी इसके लिए इसके ऊपर उपाय क्या है, इसके बारे में हमें देखना होगा
कि इसमें जैसे युवतियों का सहभाग न हो, इसके लिए जैसे युवतियां प्रयास करें, उसी प्रकार से उनके पालक जो है, उनके माता पिता हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उनकी लड़की घर में लेट क्यों आती है, उसके घर मोबाइल पे किसके फोन आते हैं, वो किसके साथ बात करती है। आजकल एक ऐसा फैशन हो गया है कि ये मत देखो, उसको एक स्वातंत्र दे दो। लेकिन आज का आप देखेंगे, अगर इस देश को बचाना है तो इस स्वातंत्र को कुछ मर्यादा रखनी होगी। इस स्वातंत्र की मर्यादा रखना ये भी हमारा कर्तव्य की बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। हम रमेश शिंदे जी के पास जाएंगे। रमेश जी, आपको मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरे सिचुएशन का कारण क्या है? देखिए, ये बार बार ऐसी चीजें सामने आ रही है कि हमारे देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र है, जैसे कश्मीर के बारे में अरुंधति रॉय कह देती है कि कश्मीर का और हिंदुस्तान का कोई संबंध नहीं है, वैसे जो बार बार षड्यंत्र हमारे सामने आते हैं। मैं अभी जो एक दर्शक ने जो आपको कॉल करके बताया कि साबिर भाई शायद उनका नाम है, तो उन्होंने जो बताया कि ऐसे कोई मसला नहीं है, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बोल सकता हूं कि जो आज रिपोर्टेड केसेस है केरल के हाईकोर्ट के सामने, जो केसेस है, उन केसेस की जो संख्या है 4000 केसेस है। और मैं तो ये मानता हूं कि आजकल हमारे जो भाई है वो पुलिस स्टेशन में जाने से कितने डरते हैं कि जब 10 केस बनती है तो एक केस पुलिस में रिपोर्ट होती है, तो तब 4000 केसेस यहां पर रिपोर्ट हो चुकी है। तब हम देखना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी बड़ी पैमाने में होगी। दूसरी बात ये सामने आई है, इसका कारण क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जो लिबिया के जो हेड है मोहम्मद अल गडाफी, तो उन्होंने कहा है कि अब हमको टेररिस्ट की आवश्यकता नहीं है, अब हमको होमिसाइड बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है। रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस विषय की पीड़िता केरला से एक दर्शक लाइव में जुड़ने जा रही है। आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आपका शुभ नाम बताइए। हाँ दिव्या जी, बोलिए, क्या कहेगी आप इस मसले पर? हाँ, लव जिहाद ये केरल में आज एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। हाँ, पिछले कुछ महीनों पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अच्युतानंद जी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि केरल में पैसों के और शादी के बल पर इस्लामीकरण का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछले 3 महीने पहले तक लव जिहाद में फंसी लड़कियों की संख्या थी 7000। ओहो। और केरल में ये यानी अनेक वार्ता माध्यमों से हमें ये जानकारी मिली है। केरल में 2004 में ये शुरू किया गया और 2007 हर जिले में ये फैल गया है। इसके लिए पूरा पैसा आता है अरब राज्यों से। और हिंदू लड़कियों को कैसे अप्रोच करना है, उन्हें कैसे फंसाना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे इमोशनली अप्रोच करना है, इसकी पूरी पद्धति एक डॉक्टर फरूक जो अरब राज्य से ही है, उन्होंने बनाकर भारत में भेजी। बिल्कुल। अनेक केसेस जो पुलिस में रजिस्टर हुए, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लव जिहाद जैसी कोई पद्धति केरल में नहीं है। परंतु जब हिंदू संगठनों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ऐसे अनेक सबूत, ऐसी लड़कियों को उनके सामने रखा, तो एक अलग पैनल बिठाई गई। ऐसे लड़कियों की जांच के जो सबूत थे उस पर जांच की गई और केरल के हाई कोर्ट ने फिर से केरल पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप लव जिहाद के बारे में जांच पड़ताल कीजिए। ये समस्या केरल में इतनी गंभीर है कि ये जो लड़कियां लव जिहाद में फंसती है, इनका आगे का जो भविष्य है वो बहुत बुरा होता है। कुछ आप बता पाएगी कि कुछ लड़कियों के साथ क्या हास्य किया गया आगे चल के? हाँ जी, इन लड़कियों के साथ आगे चल के बहुत बुरा होता है, ऐसा आप जो कह रही है। हाँ, तो हाँ, आप बता पाएगी क्या क्या होता है? हाँ, ये लड़कियां, इनका धर्म परिवर्तन करने के लिए इन्हें कई ऐसे केंद्रों में भेजा जाता है और एक बार ये मुसलमान धर्म को स्वीकार लेती हैं तो इनके ऊपर बलात्कार किए जाते हैं। इनका अंत होता है किसी यतीम खाने की आया के रूप में, या कई बार वेश्या बनकर जीना पड़ता है, या किसी मुसलमान की तीसरी या चौथी पत्नी, या कई बार इन्हें आतंकवादी संगठनों को तक बेचा जाता है। इन लड़कियों की ब्रेन मैपिंग तक की जाती है, तो जिनकी ब्रेन मैपिंग की जाती है उन्हें अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को तक क्योर करने में 1 साल से अधिक लगता है। बिल्कुल।
तो ये स्थिति है। और आपको क्या लगता है, आपने बहुत हिम्मत से अपनी बात को कहा, एक चैनल पर कॉल करके इतनी बात बताई, आप ऐसी लड़कियों को या जो इसमें नहीं फंसी है लेकिन फंसने की संभावना है, उन लड़कियों को क्या आह्वान करना चाहेगी? हाँ, हम ऐसी लड़कियों को यही कहना चाहते हैं कि प्रेम के जाल में फंसने से पहले ही वो अपने बुद्धि का उपयोग करें, हिंदू धर्म के अनुसार धर्माचरण करें और जिससे उनकी अपनी ही शक्ति, वे उनकी बुद्धि का उपयोग अच्छी तरह से करें। सही क्या है, गलत क्या है, यह जानने के लिए वे खुद धर्माचरण करें। इससे ही उनकी खुद की आत्मशक्ति बढ़ सकती है। यही इन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि उन्हें अभी आगे के समय में बहुत सतर्क रहना है और खुद की रक्षा करने के लिए खुद उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहना है। यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने कॉल किया। ये दिव्या जी केरला से बात कर रही थी और ये विक्टिम है इस मैटर की, और खुद हाथ जुटाकर इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर कहा है। हमारे पास एक ऐसे लड़की का भी वीडियो है जो कई चैनलों में गई और अपनी समस्या बताना चाहा, लेकिन किसी चैनल ने उसकी बात नहीं सुनी। हम उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि इस विषय पर वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं राजीव सोनी। हाँ बोलिए राजीव जी, क्या बोलेंगे? सर, इसमें जो ये मुद्दा आज का बहुत बढ़िया मुद्दा आपने लिया है और अफसोस है कि इसको और कोई टीवी चैनल क्यों नहीं ले रहा मुद्दे को। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें इसका जो जिम्मेवार है मोबाइल है और दूसरा इसका जो है परिवार। माँ बाप अपनी बच्चियों को, लड़कियों को इतनी छूट देते, इतनी उसको आजादी दे देते हैं और लड़कियां इतनी आजादी कि मैं समझता हूँ कि उनको इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। और तीसरी हमारी सरकार जिसने ये कहा है कि औरतों को मर्दों के बराबर अधिकार देने चाहिए। नहीं, महिलाओं को या औरतों को हमारे बराबर के अधिकार तो हमारे यहाँ हजारों सालों से चलते आए हैं, बल्कि ज्यादा अधिकार दिए हुए मिलना चाहिए। ये लड़कियों को जो अधिकार दिए जाते हैं। और बोलते रहिए आप, बोलिए। शायद ये संपर्क टूट गया है। धन्यवाद बात करने के लिए। राजेश सोनी जी बात कर रहे थे पंजाब से। मतलब समस्या आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से कॉल आ रहे हैं और इस विषय पर लोग गंभीरता से बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ उपाय लोग सुझा रहे हैं हम उसको लास्ट में थोड़ा फर्निश करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। आज काफी कॉल आए हैं और मुझे अभी कंट्रोल रूम से बार बार बताया जा रहा है कि सारी लाइनें अब होल्ड करके लोग रखे हुए हैं, लेकिन हम कुछ और लोगों को भी बोलने का मौका देंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि ये षड्यंत्र क्या है, कैसे चलता है आपके सामने। आपके और हमारे घर में घुसने वाले हैं जिहादी। वो दिखने में बेहद मीठे और आप पर बड़ा प्यार जताएंगे और वो आपके अपने होकर रह जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो आपके दिलों में घुस जाएंगे। तो आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि ये कौन है। ये हैं घरों की लड़कियों को छलने वाले, जो इंसान नहीं है, आतंकवादी हैं, जो तैयार कर रहे हैं देश में जिहादी लड़कियों की एक ऐसी फौज जो पूरे देश को हिलाकर रख दे। और इनका जाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैलता जा रहा है। ये दिल के सौदे के नाम पर आतंक का सौदा किया जा रहा है और लव जिहाद को पाला जा रहा है। और ये सब हो रहा है ब्लैकमेल, ब्रेन वॉश, प्यार और आतंकवाद। इन चार शब्दों से ही ये भयानक जाल बुना जा रहा है। लव जिहाद सुनने में सिर्फ दो शब्द हैं, लेकिन इन्हीं दो शब्दों में फंसी पड़ी है देश की हजारों मासूम लड़कियां, जिनका इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और इसकी भयानकता का पता इससे भी लगाया जा सकता है कि इसकी ना तो देश की खुफिया एजेंसियों को खबर है और ना ही हमारी सुस्त सरकार को। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते, देखते हो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं। बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं अकोला से बोल रहा हूँ। हाँ, अरविंद शुक्ला। बोलिए अरविंद जी। आप जो बता रहे हैं इससे मैं सहमत हूँ कि ऐसा तो हो रहा है हर तरफ ही, लेकिन कैसा है, इस
मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल। इस तरह से कॉलर लोग कॉल करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन अपन हिंदू लोगों को समझना चाहिए कि अपनी लड़कियों को घर में समझा के रखे। वो आजकल लड़के कपड़े बांध के बिल्कुल घूमती है, उनके घर वाले भी कुछ बोलते नहीं है। रात को 9-10 बजे बाहर घूमती है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सब चीजें आप समझने की जरूरत है और उसको समझ के उस हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल, यही बोलना चाहता हूँ मैं, और क्या है। धन्यवाद। उपाय बताया है और अच्छी बात कही है, और इस पर कोई राजनीति का कारण ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर है। और अगर ये राजनीति का मुद्दा होता तो देश की अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले किसी पार्टी ने इसको उठाया होता, और उन्होंने भी इसको नहीं उठाया है। इसका मतलब पार्टियों का ध्यान किन तरफ होता है यहां समझ सकते हैं। एक और कॉलर। सर ये बहुत ही गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, धन्यवाद। गलत हो रहा है पर प्रतिक्रिया झारखंड से भी आई है। अब 1-2 राज्य बचे हैं, बाकी तो करीब करीब सब राज्यों से SMS, फोन और कूट फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया आई। अब हम आपके सामने लेकर आते एक ऐसा वीडियो, जो वीडियो में खुद लड़की बोलेगी। यहाँ पर बैठे हुए कोई हिंदू जनजागृति समिति के हैं या किसी संगठन के लोग हैं, लेकिन जिनके आप बीती है ऐसा व्यक्ति बोलेगा। अतिथि या जो गेस्ट हमारे कार्यक्रमों में है उनको तो आप कह सकते हैं कि एक धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो इसकी पीड़ित है उसके मुंह से ये वीडियो में आप सुनिए कि वो क्या कह रही है। हम दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। हमारा और उसका दोनों के परिवारों का काफी आना जाना था। हर त्योहार, चाहे वो दीपावली हो तो वो लोग हमारे यहाँ आते थे, ईद होती थी तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे। इतना प्रेम भाव था कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। जब उसने मुझे पहली बार प्रपोज किया तो मैंने कहा कि तू मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, ये मिलन कैसे हो सकता है। तो उसने मुझसे कहा कि प्यार एक ऐसी चीज है जहाँ जात पात नहीं देखी जाती, ये अल्लाह ताला की दी हुई एक जागीर है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने सोचा सही बात है, प्यार तो वो ऐसा ही होता है, जब वो ऊपर वाले ने दिया है तो इसमें बुराई क्या होगी। मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए और उसके साथ भाग के शादी कर ली। लेकिन आज जब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ चुकी हूँ तब वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। मैंने ये चीज़ काफ़ी बार देखी। उसके दोस्त जब भी आते थे यही कहते थे उससे कि तूने एक हिंदू कम किया और एक मुसलमान बनाया, और बहुत खुश होते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, जब प्यार किया है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ही। शक तो मुझे जब हुआ जब मौलवी साहब हमारे घर आए और मैंने देखा कि उसको एक गाड़ी और घर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ कि एक मौलवी होके मेरे पति को ये गाड़ी और घर क्यों दे रहे हैं। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया तो मुझे जब पता चला कि इसके सारे दोस्त यही काम करते हैं कि हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर मुसलमान बनाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कुछ किया जाए। मैंने फिर उसकी और जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो हिंदू से मुसलमान बन गई और उनके साथ इन्होंने इतना बुरा किया, लेकिन उनके साथ इन्होंने हद से ज़्यादा बुरा किया। उनसे शादी की, शादी करके उसे दूसरी जगह ले गए और उसे बेच दिया, कभी बेंगलोर में तो कभी दिल्ली के GB रोड पे। मगर मेरा डर अपने लिए बढ़ता जा रहा था। मैंने देखा कि ये मुझे दिन पे दिन कभी मारता कभी पीटता, जिस सुंदरता की दिनों रात तारीफ करा करता था, और आज वो मुझे बिंदी भी नहीं लगाने देता। मैं बहुत डर गई थी और इसी डर से मैंने उसका घर छोड़ दिया और मैं भाग के लखनऊ आ गई। लखनऊ में मैंने सोचा कि इस चीज़ को अगर मैं ही जब मैं फंसी हूँ तो और भी लड़कियाँ फंस सकती हैं। ऐसा ही हुआ, मैंने और लोगों को भी देखा तो मैंने सोचा कि इसे एक्सपोज किया जाए और मैं इसके लिए वापस दिल्ली आई। और दिल्ली में मैंने काफ़ी चैनलों में बात की, मगर किसी भी चैनल ने मेरी मदद नहीं की और मुझे भगा दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूं जहां आकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ये भी चाहती हूं कि जो लड़कियां मेरी तरह किसी मुसलमान लड़की से प्यार करती हैं वो मुझे देखें और ये सबक सीखें
कि मुसलमान हर लड़का हमसे प्यार नहीं करता। हो सकता है कि उन्हें वो लड़का हकीकत में प्यार करे, मगर उन पर विश्वास करना शायद मेरी तरह ही कोई भूल ना हो। सामने लेके आए हैं जो कि लड़की ने आके खुद अपने मुंह से ये बात कैमरे के सामने कही है और समय आने पर ये सामने आने के लिए भी तैयार हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। आप बोलिए। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो भी हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार क्या जवाब देगी। धन्यवाद। चलिए, आपने अपना उपाय बताया है और भी लोग कॉल पर लाइन पर जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। आज हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे और अपनी बात को कहे तो ज्यादा कॉलर को हम कार्यक्रम में ले पाएंगे। और कुट पर प्रतिक्रिया है दीपक शर्मा मुंबई से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि कई हिंदू लड़कियां अपने से बहुत कम शिक्षित एवं अपने बौद्धिक स्तर से काफी नीचे स्तर के मुस्लिम लड़कों के साथ अपना घर छोड़कर गई है, यानी कितना जबरदस्त ब्रेन वॉश किया। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। बोलिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से ही ये फतवा जारी किया गया है कि हिंदू लड़कियों को किसी भी तरीके से प्रेम में जबरदस्ती या कैसे भी उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, उनसे शादी किया जाए। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह फतवा जारी किया गया, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये इसका कितना परसेंटेज है, कितना प्रमाण है वहां पर? मैं आपको प्रमाण बताता हूँ कि वहाँ के जो अभी पिछले एमपी थे कांग्रेस के, उनकी लड़की को भी भगा दिया गया था, किडनैप कर दिया गया था और उनकी शादी की गई है। लेकिन वो एमपी कांग्रेस के एमपी जो कि उस गवर्नमेंट के उस समय उसी पार्टी की गवर्नमेंट रही है, वो अपने अध्यक्ष से, महासचिव से सबसे बात रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारी कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन सबने कहा चुप रहिए, बाद में देखेंगे। कुछ नहीं हुआ। ऐसे एक एमपी के साथ हुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। नहीं, बिल्कुल। कुछ ऐसे लड़कियों का आगे चलकर क्या हश्र होता है, ऐसी कुछ बहुत सी केसेस होगी आपके सामने। जैसे मैं जानता हूँ वहाँ की एक लड़की थी जो डॉक्टर ने किया था, MBBS किया था। उसकी शादी एक मुस्लिम से हुई। फाइनली उस बहुत परेशान होकर अंत में वो लड़की तो मैं जानता हूँ कि मतलब और कोई एक्टिविटी नहीं रही, लेकिन फाइनली उसको डाइवोर्स करना पड़ा, जीवन उद्ध्वस्त हो गया। धन्यवाद। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, एक कॉल एक तरीके से कि जहां पर घटना घटी है वहीं से बात कर रहे हैं और अपने नाम के साथ इन्होंने पूरे विवरण को यहां पर बताया है। और एक सांसद की लड़की को एक सांसद नहीं बचा पाया, उसकी पार्टी भी उसको नहीं बचा पाई, ये भी इन्होंने यहां पर बताया। हम दोबारा कहते हैं कि हम केवल मुस्लिम धर्म को बदनाम करने के हेतु से ये कार्यक्रम नहीं कर रहे। हम मुस्लिमों को भी अपना भाई मानते हैं, लेकिन कुछ भाई के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम मुस्लिम भाइयों का भी है। और कुछ कॉलर ने अपने आप का मुस्लिम परिचय देते हुए ये बात को स्वीकारा है और कहा है कि ये गलत हो रहा है और इसको रोकना चाहिए। इस विषय पर हम गंभीर चर्चा चाहते हैं, इसलिए आप कॉल करते समय स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय, इनमें से किसी एक मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम चलते हैं रमेश शिंदे जी के पास। रमेश शिंदे जी, क्या कहेंगे? अब आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात सुनी और भी कई कॉलर ने जो बातें कही। देखिए, ये जो फतवा है ये केवल अलीगढ़ की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र का जो शिवसेना का न्यूज़पेपर है सामना, उसमें ये फतवा ही उन्होंने छपवाया था जो महाराष्ट्र के लातूर जिले में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और उसके कारण वहां का बीड का उनका कार्यालय, दैनिक का कार्यालय भी जलाया गया। सुबह 5 बजे जो कार्यालय वहां पर जलाया गया। तो इन बातों को, इन ऐसी तमाम बातों को छुपाने का प्रयास चल रहा है। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है,
लंदन के जो न्यूज़पेपर है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जहां के जो पुलिस कमिश्नर है लंदन के, सर इयान ब्लेयर, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि ऐसी लड़कियों का इस तरह से धर्मांतरण चल रहा है जो हिंदू है, सिख धर्म की है, ईसाई धर्म की है, और ऐसी लड़कियों को अगर जबरन इस्लाम में बदला जाता है तो हम उनका रक्षण करेंगे। और यहां पर है कि जो पुलिस है वो हिंदू लड़कियों को ना तो मदद कर रही है, ना कोई और चैनल वाला मदद कर रहा है। तो ऐसी सारी बातें जो सामने आ रही है, उससे ये डर पैदा हो गया कि ऐसी हिंदू लड़कियों को बचाएगा कौन। और इसीलिए हिंदू जन जागृति समिति भी इसलिए प्रयास कर रही है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए कि जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनको गलत धंधे में इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में यह बात सामने आई है कि 13 लड़कियों को जलगांव में ऐसे फंसाया गया है, उनको विदेश में जाकर के बेचा गया है, जिनको जिस्म फरोशों की धंधे में लगाया गया है। तो ऐसे कई बातें सामने आई है। मैं अपने हिंदू बहनों से यह विनती करता हूं कि कोई भी दोस्ती करने से पहले सोचिए, अपना दोस्त बनाने से पहले सोचिए, और अपने माता पिता की तरफ देखिए, और याद रखिए कि यह जिहाद का षड्यंत्र है। हम प्यार के नाम पर जिहाद के षड्यंत्र के सामने कहां पर झुक रहे हैं, कहां पर शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी बात से सावधान रहिए, मैं ये सूचना उनके सामने रखना चाहता हूं। बिल्कुल। अब हम चलेंगे अभय वर्तक जी के पास। अभय जी, क्या कहेंगे आप उपाय के तौर पर, अगर हम बात करें तो क्या उपाय है? सबसे पहले अभी आज आपने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम ले लिया, जो आप सच लाना चाहते थे वो अभी आपका सच इसमें सामने आ रहा है कि आपने अभी तक जितने भी कॉलर देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से 80% कॉलर, जितने भी कॉलर थे, उन्होंने ये मान्य किया है कि ये समस्या है। अभी रमेश जी ने वहां से दिल्ली से बताया कि लंदन की पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि ये सच है और वो लोगों को अवेयर करते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि मुंबई की या दिल्ली की या पूरे भारत की पुलिस क्या कर रही है? अगर ये आम बात नहीं है, बिल्कुल ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये आपने आपके पीछे जो लिखा है कि लव जिहाद है, अब इसका टेरर का, जिहाद का मतलब बिल्कुल ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अगर ये आतंकवाद की समस्या है तो क्या सरकार, मतलब पुलिस, इस समस्या को गंभीरता से ले रही है? बिल्कुल। अगर ये सचमुच में नहीं ले रही है तो इसके ऊपर आवाज उठना चाहिए कि सरकार को इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना चाहिए। इसके ऊपर अगर हाईकोर्ट का आदेश है कि SIT बनाओ, ये सिर्फ केरल में क्यों होता है, ये पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। इसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सच सामने आ जाएगा। जैसे अभी अगर सिर्फ एक आपका चैनल एक इश्यू लेता है, इसके ऊपर इतने सारे कॉलर कॉल करते हैं, तो अगर ये सच उगाड़ने के, सच बाहर निकालने का प्रयास पुलिस करेगी तो ये सच सामने आएगा। जिसके बारे में आपने उपाय के बारे में सोचा है, तो इसके बारे में उपाय एक ही है कि प्रबोधन, लोगों के सामने अवेयरनेस की यही है। जैसे अभी मैं हिंदू जन जागृति समिति का जरूर अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठा के जो महाराष्ट्र में कार्य शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा तरह से चल रहा है। युवतियों के पास वो लोग पहुंच रहे हैं, इसमें लोगों में हाथ जुटाना चाहिए, क्योंकि प्रबोधन के द्वारा ही समस्या छूट सकती है। केवल पुलिस इस समस्या का एक सच सामने लेके आएंगे, लेकिन सही सच उनके पिता, माँ पिता और संगठनों का प्रबोधन यही काम करेगा। बिल्कुल, धन्यवाद अभय जी। हम रमेश शिंदे जी कुछ इस विषय पर कहना चाहते हैं, उनकी भी अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे? मैं इसके साथ में कहना चाहूंगा अपने हिंदू बहनों से कि देखिए, आपके माता पिता आपको जो फ्रीडम देते हैं, आपको जो स्वतंत्रता देते हैं, आप आज जींस की पैंट पहनती है, आप आज कुर्ता पहनती है, आप आज टी शर्ट पहनती है, कहीं पर तो शहरों में तो मिडीज पहनने की जो सुविधा है, आप धर्म बदल के क्या इसमें से ये स्वतंत्रता पाएगी? आप देखिए, जो आज मुस्लिम बहनें हैं वो तो बार बार आपको दिखाई देता है उनके पास तो बुर्के की सिवाय और कुछ नहीं है। यहां पर हिंदू धर्म में एक शादी केवल होती है, वहां पर 4-4 शादियां वो कर सकते हैं। तो ये सब बातें अगर आप देखेंगे तो इससे आपको, और मैं ये सोचता हूं कि कई हिंदू पिता भी और माता भी ये सब देखते रहे होंगे, तो उनको भी मैं आगाह करता हूं कि अपने बच्चियों को ये बताया जाए कि किस तरह से ये षड्यंत्र को हाथ में लिया जा रहा है, और प्यार और आतंकवाद को साथ में जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, तो इस जोड़ने के प्रयास को जो गंभीरता से देखना चाहिए, गंभीरता से देखे। ऑर्कुट और ये सब जब हम मोबाइल यहां पर देते हैं तो उसके साथ ही ये सावधानी भी बरते और उनसे बिल्कुल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, देखिए, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ, वो जो आप बम्बई का जो ये बॉलीवुड चल रहा है, वो बॉलीवुड नहीं चल रहा है, वो तो गुंडावुड चल रहा है। और उनका जो
इंस्ट्रक्टर है, वो तो दाऊद कराची में बैठा हुआ है। कोई अच्छा आदमी तो कभी भी फिल्म में आ नहीं सकता और दाऊद के इशारे के बिना कोई हीरो नहीं बन सकता है। और इस तरह से जो मुंबई में बम ब्लास्ट होते हैं, मुंबई में जो खाना खराबी होती है, पूरे देश में खाना खराबी होती है, और जो मुंबई से लोग, जो कराची से लोग आए और मुंबई में आए, और मुंबई में जो इसको कोई मुंबई की पहचान नहीं थी, वो मुंबई में आए कैसे, मुंबई में लोगों को मारने में सफल कैसे हो गए। तो मुंबई के लोकल लोग उनमें शामिल होना चाहिए, तो उसकी क्यों इंक्वायरी नहीं होती है? बिल्कुल, हम उस दिशा में भी बात करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। इस गुंडे के खिलाफ मुंबई पुलिस को एक इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए और कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति को छोड़ देनी चाहिए अगर इस देश को बचाना है। और नहीं बचाना है तो ये देश बचने वाला नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म, बिल्कुल, हम उसी विषय पर आके कार्यक्रम को खत्म करने वाले थे। बहुत अच्छा। पटेल क्या जन्म जयंती है। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा था और ये मनमोहन सिंह देश को तोड़ रहा है। कश्मीर को सरदार ने जोड़ा था और कश्मीर सरदार ने जोड़ा था। धन्यवाद। आज के विषय में धन्यवाद, आपने कॉल किया, अपनी बात को कहा, धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंत में दोनों अतिथियों का, मुंबई और दिल्ली से जुड़े हुए रमेश शिंदे जी, आपका भी धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मुंबई से जुड़े हुए हैं, अभय वर्तक जी, आपका भी धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि एसएमएस पोल आप लोगों ने आज का क्या किया। हम ब्रेक में अपडेट नहीं ले पाए, इसलिए आखिरी ब्रेक का एसएमएस रिजल्ट देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्या है। 100%, मतलब जितने भी कॉलर ने एसएमएस करके या बात करके अपनी प्रतिक्रिया एसएमएस करके अंतिम ब्रेक में बात कही है, 100% लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद है। जिहाद एक आतंकवाद, और ये आतंकवाद देश को तोड़ने का विषय है, किसी एक धर्म, एक व्यक्ति, एक समाज से रिलेटेड नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम को लिया। कार्यक्रम के अंत में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बड़े स्वतंत्र सेनानी थे और इस देश के पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने जो इस देश से टूटकर जाने वाले कई प्रांतों को इस देश में जोड़ने का गौरवशाली और हिम्मत का काम किया। दुर्भाग्य से आज एक भी पेपर में उनके बारे में कोई विज्ञापन किसी ने नहीं छापा है। विज्ञापन किसके छापे हैं आप जानते हैं। हम आज का ये कार्यक्रम उनको समर्पित करते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा धैर्य, सामर्थ्य, शौर्य हमारे लोगों के मन में आ जाए तो लव जिहाद तो क्या, सारे प्रकार के जिहाद, आतंकवाद और नक्सलवाद को हम खत्म कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।